एलिमेंट। देखिए हमारा आंसर क्वेश्चन में होता है, हमें बस ढूंढना होता है, ठीक है। सेपरेट हीटिंग एलिमेंट कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट कह रहा है, तो सेपरेट कर रहा है तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, क्या इनडायरेक्ट हो सकता है, आर्क भी नहीं होगा, इंडक्शन भी चलो लेके चलते हैं कि हो सकता है। तो पहले अपन रिवाइज करते हैं कुछ चीजें, है कि नहीं। पहले अपन रिवाइज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का एडवांटेज तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि क्लीननेस होना चाहिए, क्लीननेस होगा, नो पॉल्यूशन होगा, इज ऑफ कंट्रोल होगा, इकोनॉमिकल होगा, हाई एफिशिएंसी होगा, है ना, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन होगा, और हम इससे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को भी हीट कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज है, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं ना। ये याद आप रखिएगा कि नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग मटेरियल को भी हीट कर सकते हैं, है ना। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ये हमें याद रखना। तो अब हम क्या करें, एक और चीज हम रिवाइज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ये इन्हीं से क्वेश्चन बनता है दोस्तों स्टेटमेंट में, है ना। अभी एसएससीएल में भी बस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो इन्हीं सब क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट में क्या क्या होगा, इसमें सब चीजें हाई होती है। मैं जैसे याद रखा हूं कि इसमें सब चीज हाई होती है, बस लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट और लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है इसमें, बस ये याद रखना है। और 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 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बाकी सब हाई, हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सब हाई, है ना। चलिए, तो हमारा ये प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट, ये ध्यान रखना। अब अपन आते हैं डायरेक्ट रेसिस्टेंस पे। तो डायरेक्ट रेसिस्टेंस का क्या क्या आपको याद है। डायरेक्ट रेसिस्टेंस में क्या क्या आता है, डायरेक्ट रेसिस्टेंस में आता है हमारा साल्ट बाथ फर्नेस, साल्ट बाथ फर्नेस। यहाँ पे जो चार्ज होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है ना, डायरेक्ट रेसिस्टेंस में। साल्ट बाथ फर्नेस हो गया, इलेक्ट्रोड बॉयलर हो गया, इलेक्ट्रोड बॉयलर। और क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है ना। हाँ। और इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस में क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस में क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस में बहुत सारा हो जाएगा, जैसे कि रूम हीटर जो हम लोग यूज करते हैं, ओवन ओवन इमर्सन वाटर हीटर। ये याद रखना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इमर्सन वाटर हीटर, हमें लगेगा कि ये डायरेक्ट में आता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट में आता है। इमर्सन वाटर हीटर, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड बॉयलर था वाटर को हीट करने के लिए, लेकिन ये यहाँ इमर्सन, ये इनडायरेक्ट में आता है ना, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है। वो कभी बाद में बताऊंगा कि क्या होता है, नहीं तो क्लास में मुझे रहेगी, ठीक है ना। और क्या होता है, कमर्शियल कुकिंग, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल, ये सब इनडायरेक्ट होता है। चलिए, हाँ, अब अगर इसमें हमें पावर इनपुट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, है ना। जैसे ये है, एक मेटल डला है, एक मेटल डला है, तो अगर हम इसे इसका डेप्थ बढ़ा देंगे तो ये ज्यादा चार्ज को हिट करेगा, है ना। या फिर इसका हम सेपरेशन बढ़ा देंगे इन दोनों इलेक्ट्रोड का, तो ये ज्यादा चार्ज को अपने बीच में हिट करेगा। तो इसका इसका पावर इनपुट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय डेप्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड, फर्स्ट वन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ये भी याद करने लायक पॉइंट है, डेप्थ कि पावर इनपुट, डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड, पावर इनपुट कैसे बढ़ा देंगे, तो डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ा के, और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो हमारा लगता है ओवरऑल रिवीजन हो गया। चलिए, इसका सेपरेट हीटिंग हीटिंग एलिमेंट बोल रहा है ना, सेपरेट हीटिंग एलिमेंट, तो इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं बस। हम और भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, इसमें काफी कुछ है, बट वो कभी बाद में ही करेंगे कि आर्क फर्नेस क्या होता है। आर्क फर्नेस, अब इसमें आर्क था, आर्क फर्नेस में क्या होगा, आर्क फर्नेस में हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, है ना। डायरेक्ट आर्क होता है, इनडायरेक्ट आर्क होता है। डायरेक्ट आर्क में पावर फैक्टर 0.8 से लैग करता है, डायरेक्ट आर्क वाले में ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन होता है। तो ये सब हम कभी और देखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एस्टिमेशन। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के ही कर सकते हो, ठीक है, इनमें कुछ नहीं है। तो हम एस्टिमेशन क्यों करते हैं? टाइप ऑफ वायरिंग सेलेक्ट करने के लिए, कलर स्कीम के लिए, रिड्यूस द इंस्टॉलेशन टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेशन, ये सारे पढ़ के ही आप कर सकते हो, इसमें कुछ देखने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? मैग्नेटिक रिपल्सन नहीं होता है, थर्मल कन्वर्जन नहीं होता है, थर्मल कन्वर्जन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो यही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो होता नहीं है। अल्टरनेटर में क्या होता है, हम याद कर सकते हैं इनसे कि अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ प्लेस्ड होता है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होता है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होता है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ होता है, फील्ड रोटर पे होता है ना, फील्ड रोटर पे होता है, या यही होता है अल्टरनेटर। चलिए, क्यों होता है स्टेटर पे? स्टेटर पे क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इकोनॉमिकल कैसे होता है? दो ही स्लिप रिंग लगता है, ठीक है। ये कूलिंग आसान होता है, कूलिंग इजी होता है, जिससे क्या हो जाता है, कूलिंग आसान होता है, जिससे इफिशियंसी इनहेंस हो जाता है, इफिशियंसी बढ़ जाता है। हाँ, स्टेटर सॉरी अल्टरनेटर का इफिशियंसी बढ़ जाता है। यही सब रीजन है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बायोगैस इज प्रोड्यूस थ्रू एनारोबिक फर्मेंटेशन, प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ। बायोगैस में क्या क्या होता है? तो मीथेन होता है हमारा, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हम सभी जानते हैं। चलिए, 50 to 60% मीथेन होता है, और 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन मिला है। ये काफी, मैं भी इसे पहली बार देखा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें इसको अपन दो तरीके से करेंगे, है ना। इसको अपन एक बेसिक से भी ले जा सकते हैं, और एक ट्रिक है। तो बेसिक से आप जाओगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी टाइम लगेगा, और ट्रिक ट्रिक क्या रहेगा? कुछ फार्मूला है, दो फार्मूला है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए, हम उसको देखें, ठीक है। यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है? यहाँ हमारा दिया हुआ है Z11 Z12 Z21 Z22, ठीक है। और एक लोड दिया हुआ है 80 ओम, लोड इज 80 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस आउटपुट पोर्ट, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस हमें निकालना पड़ रहा है, जैसे कि फिगर ये होगा कि दिस दिस, यहाँ पे ये कैरेक्टर है Z11 Z2, और ये मेरा इस तरह से लोड है, ठीक है। और यही दिया हुआ है मेरा A2। अब हमें ये निकालना है कि ये क्या होगा, ये क्या। तो इसमें अपन फॉर्मूला, अगर इनपुट निकालना है मुझे, तो इसका फॉर्मूला होता है Z11। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि किससे इसे याद रखना है। Z11 इक्वल टू Z12 इंटू Z21 डिवाइडेड बाय Z22। जो भी नया क्वेश्चन मिले उसे आप नोट डाउन कर लें, है ना। ये, और इससे एग्जाम के टाइम में 5-6 दिन पहले से रिवीजन करना स्टार्ट कर ले, या आपको जब भी टाइम मिले वीकली वगैरह में भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, जेड इनपुट के लिए Z11 माइनस Z12 इंटू Z21, Z22 प्लस जेड है। ये हो गया जेड इनपुट के लिए। कब? जब मेरा लोड दिया रहेगा, लोड 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 इज गिवन, ठीक है ना। और अगर इन केस मेरा इनपुट दिया रहे और लोड पूछ रहा हो, ठीक है ना, मतलब आउटपुट पूछ रहा, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो Z22 माइनस, सेम है, बहुत आसान है, Z11 Z22 Z11 प्लस Z, यहाँ ZL था, है ना। हाँ, ZS। तो ये लगाएंगे, इनपुट इज, ये दोनों फार्मूला को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना? अगर मैं मुझे मुझे जेड इनपुट पूछ रहा है, ठीक है ना, तो हम इनपुट वाला ही लेंगे Z11 माइनस, अब ये कॉमन रहेगा दोनों में, Z12 इंटू Z21, Z12 Z21, और Z22 आउटपुट पता है, प्लस जेड है। और यहाँ अब आउटपुट पूछ रहा है, तो हम यहाँ आउटपुट से माइनस कर, मतलब आउटपुट साइड वाले से माइनस करेंगे, Z22 माइनस Z12, ये सेम रहेगा। और यहाँ इनपुट डाल देंगे Z11 प्लस Z2। अगर इनपुट गिवन है और आउटपुट पूछ रहा है, तो आउटपुट मतलब Z22 से माइनस कर देंगे, और नीचे में जो गिवन है उसको ले लेंगे, मतलब इनपुट गिवन है तो इनपुट साइड वाला ले लेंगे। और यहाँ इनपुट पूछ रहा है तो 1 1 से माइनस करेंगे, ये तो सेम ही रहेगा। और ये गिवन जो है, मतलब ZL गिवन है, ZL प्लस Z22 कर लेंगे, है ना। तो बेसिक से भी देखेंगे, बट अभी पहले इसको आते हैं, इस फॉर्मूला से डील करते हैं ना। तो इसमें कहा है, अब इस फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे अपन, है कि नहीं। तो इसको लगाते हैं, चलिए। तो Z11 कितना है हमारा? Z11 है 10 माइनस Z12 इंटू Z21 कितना है? 4 इंटू 4 एंड Z22 कितना है? 8, और ये ZL 80।
ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, 88 हो गया। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं यहीं पे, इसको काटो, 88 हो गया। अब 22 हो गया, 2 हो गया, 11 हो गया, तो ये हो गया 10 माइनस 2/11 इक्वल टू 11, 110 माइनस 2, 108/11 इक्वल टू 9.81। तो ये मेरा ये हो जाएगा इसे, है ना। और अगर अब हम बेसिक से जाते हैं, अगर हम बेसिक से जाते हैं तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो जो कि हम जानते हैं V1 इक्वल टू होता है Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये याद है ना, V1 इक्वल टू इस तरह से होता है ना, V1 V2, है ना, इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2, तो यहीं से ये बनेगा, है ना। तो V1 इक्वल टू Z11 I1 Z12 I2, तो V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I, ये यहाँ से बन जाता है। अब इसमें सबकी वैल्यू दी हुई है तो सबकी वैल्यू पुट करूंगा, और वैल्यू पुट करूंगा उसके बाद 80 ओम दिया हुआ है, तो इसको इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं दोस्तों, काफी लंबा टाइम लगेगा, तुम कर सकते हो, इसको रहने देते हैं, फॉर्मूला ये याद कर लो बस, है ना। इसमें काफी लंबा टाइम लगेगा जो कि हमें नहीं करना है। चलो, कुछ नहीं करना है इसमें, बस इसे फॉर्मूला में सारी वैल्यू को पुट करना है, और हमारा दिया हुआ है इम्पिडेंस दिया हुआ है ना, आउटपुट इम्पिडेंस ये, तो V2 इक्वल टू कर लेंगे -80 I2, V2 इक्वल टू -80 I2 कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, I2 और I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर से इसको इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करने के बाद हमें मिल जाएगी Z इक्वल टू V1 I1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन विच एप्लीकेशन आर फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, देखिए इसमें तीन होते हैं, एक ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड का कहाँ यूज करते हैं, जो लोड से बहुत दूरी पे हो, फार अवे, लोड इज फार अवे, लोड फार अवे, लोड इज फार अवे फ्रॉम जनरेटर, लोड काफी दूरी पे हो, जैसे जैसे कि रेलवेज, वही ट्रांसमिशन लाइन्स, तो लोड काफी दूरी पे हो, फ्लैट, फ्लैट होता है, लोड इज नियर बाय, लोड इज नियर बाय, है ना, नियर बाय, जैसे कि लाइटिंग लोड, लाइटिंग लोड, ये सारे मेरे नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्मॉल बिल्डिंग्स, होटल्स, ये। और एक होता है अंडर कंपाउंड में क्या हो जाता है दोस्तों, जहाँ पे इसका यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब छोटा मोटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में यूज होता है, ठीक है। चलिए और भी कुछ देख लेते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल जनरेटर का कहाँ यूज होता है, वेल्डिंग में होता है, वेल्डिंग में होता है। और क्या होता है, शंट जनरेटर का यूज, शंट जनरेटर, ये सारी आती है, बैटरी चार्जिंग हम रख लेना है इसे, बैटरी चार्जिंग, पायलट एक्साइटर और अल्टरनेटर, और एक है सीरीज जनरेटर सीरीज जनरेटर का यूज बूस्टर में होता है ना। चलिए, हाँ तो इसका क्या होगा, फ्लैट कंपाउंड बोला है ना, तो रेलवे तो काफी दूर के लिए हो जाता है, स्टील प्लांट भी फार अवे, लॉन्ग डिस्टेंस, होटल एंड ऑफिस बिल्डिंग में हो जाएगा flat। यहीं पे एक ऑप्शन, अगर हाँ, यहीं पे क्वेश्चन चेंज करके अंडर कंपाउंड कर देता और ऑप्शन दे सकता था, क्या दे सकता था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, है ना। चलिए, अब अब स्कॉट कनेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, इन स्कॉट कनेक्शन द मेन ट्रांसफार्मर इज कैरेक्टराइज्ड बाय तो सेंटर टैप्ड, जिगजैग, सेकेंडरी डेल्टा, सेंटर टैप्ड दिया हुआ है, तो यही होगा। अब स्कॉट कनेक्शन से हम क्या 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 है, थ्री फेज को टू फेज में कर देता है, थ्री फेज कनेक्शन को टू फेज में कर देता है ना। और क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड कपल्ड मैग्नेटिकली कपल्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होता है ना,
मैग्नेटिकली कपल्ड ट्रांसफार्मर होता है, मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड बट इलेक्ट्रिकली कपल्ड, वही मतलब सेंटर टैप्ड हुआ ना, तो इलेक्ट्रिकली तो कनेक्टेड है। हाँ, और एक इसमें एक और ये है ना कि प्राइमरी ऑफ टीजर ट्रांसफार्मर टर्न, प्राइमरी ऑफ टीजर ट्रांसफार्मर टर्न कितना होता है, इक्वल टू अंडर रूट 3/2 के टाइम्स ऑफ मेन ट्रांसफार्मर टर्न, है ना। इसको 86.6% बोलते हैं कि प्राइमरी का जो टीजर ट्रांसफार्मर टर्न होता है वो रूट 3/2 टाइम्स होता है मेन ट्रांसफार्मर के टर्न्स के बराबर। ये क्वेश्चन बनती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इन अ थ्री कोर अंडरग्राउंड केवल इफ द म्यूचुअल कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस कह रहा है कि म्यूचुअल कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ड्यू टू रिड्यूस्ड स्पेयर, स्पेयर जो है रिड्यूस्ड हुआ, तो स्पेस रिड्यूस्ड और इंसुलेशन एजिंग, इट लीड्स टू इंसुलेशन एजिंग, इंसुलेशन एजिंग की वजह से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। और अगर हम इसको फॉर्मूला पे भी देखें कि अगर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 π f CV²10। तो अगर कैपेसिटेंस मेरा यहाँ बढ़ रहा है तो डाइलेक्ट्रिक लॉस भी बढ़ेगा, है ना। और यहाँ भी दिया हुआ है ना कि इंसुलेशन का एजिंग हो रहा है, तो एजिंग हो रहा है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब चलिए, अब कैपेसिटेंस, अब ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस जो होता है उसका क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, 2-3 फार्मूला जानते हैं ना, उसको याद कर लेते हैं। सी फेज इक्वल टू होता है 2 π ε0 Ln/r। और क्या है, और है 24.12 × 10⁻⁻12 log 10 φ/m। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.0242 log 10 ये हो जाएगा 0. ये माइक्रो में हो गया, माइक्रो फैराड किलोमीटर। तो ये कुछ फार्मूला है जो हमें याद रखनी है इससे रिलेटेड, है ना। चलिए, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अर्थ क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। अगर हम डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ाएंगे कंडक्टर का ग्राउंड से तो क्या होगा, कैपेसिटेंस घटेगा, ये भी याद रखना आप लोग। चलिए, एक क्वेश्चन पे आते हैं, डिटरमाइन द डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर निकालने बोल रहा है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/√LC होता है ना। पहले अपन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर डैम्पिंग फैक्टर पर काम किया जाएगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया 1/√LC, तो 1/√, एल कितना है, एल है 10 × 10⁻³ एल हो गया, सी कितना है 10 × 10⁻⁶, ये हो गया 10⁻², तो ये हो गया 10⁻8, 1/10⁻8, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻8 हो जाएगा, तो इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 10⁻4। तो ये दोनों में से कोई होगा। अब आ जाओ डैम्पिंग फैक्टर पे। डैम्पिंग फैक्टर ऐसा तो फॉर्मूला अपन को याद है, R/2 √C/L, है ना। इस फॉर्मूला पे डाल लो, इस फॉर्मूला पे अगर डाल दोगे तो 20/2 अंडर रूट सी, कितना 10⁻⁶, और ये कितना 10⁻²। तो यहाँ से कटेगा, ये 10 हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से कटेगा, तो ये यहाँ से 10 कट गया, ये यहाँ से कट गया, 10⁻⁴ बचा, तो 10⁻⁻² हो जाएगा, तो 10 × 10⁻⁻², हो जाएगा 10⁻², हो जाएगा, ये यहाँ से कट गया, 10⁻⁻1 हो जाएगा, 10⁻1, इट मीन्स 1/10, इट मीन्स 0.1। तो ऑप्शन ये हो गया, है ना। अब चलिए, अब डैम्पिंग पे अपन करते हैं। डैम्पिंग को याद कैसे रखना है ना, डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, 1/2 क्यू। अगर हम भूल जाते हैं तो हमें यह याद रखना है कि ये 1/2 × क्यू यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर है, और हम जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो बच्चा बच्चा जानता है 1/r √L/C। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R/2 और ये √C/L। ये कहाँ हो गया, ये सीरीज में हो गया, है ना, सीरीज। और अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आर को हम नीचे ले जाते हैं, जहां भी रहता है आर को हम इन्वर्स करते हैं, और सी के जगह एल, एल के जगह सी करते हैं ना। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये 1/2 तो यहीं रहेगा, आर नीचे आ जाएगा, और ये सी के जगह एल, एल के जगह सी। तो ये हो जाएगा डैम्पिंग पैरेलल में, है ना। चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, सीरीज आरएलसी नेटवर्क, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस,
ये स्विच है हमारा, कोई वोल्टेज होगा ना, आर एल सी दिया हुआ, इनिशियल कंडीशन है चार्ज, इनिशियली बोल रहा है चार्ज है, ठीक ना। ये 12 वोल्ट चार्ज है, और इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट है। और एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो मतलब जीरो टाइम्स पे 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, टी जीरो पे 50 वोल्ट डीसी स्टेप सोर्सेज अप्लाइड, फाइंड द टी इनिशियल। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, कि हम टी टी ये बोल रहा है कि जिस टाइम स्विच क्लोज करेंगे उसके जस्ट बाद क्या होगा, तो हमें पता है कि इंडक्टर इंडक्टर अपोज अपोज चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। और हमें ये कंडीशन भी पता होगा कि टी माइनस इक्वल टू टी प्लस फॉर इंडक्टर, है ना। इंडक्टर और फॉर टी इक्वल टू टी प्लस होता है इंडक्टर के लिए भी और कैपेसिटर के लिए भी, है कि नहीं। तो हम ये कर सकते हैं ना। देखिए आंसर में कुछ नहीं है, ठीक है, आंसर इतने से ही निकल जाएगा कि ये टी प्लस का रहा है कि जैसे स्विच बंद होता है उस टाइम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि चाहे इंडक्टर हो या कैपेसिटर, है ना, तो टी जी इनिशियल कंडीशन जो होता है ये बराबर होता है, मतलब पहले स्विच बंद होने से जस्ट पहले जो होता है बराबर होता है स्विच जस्ट होने के बाद, है ना, ये होता है इसका कंडीशन। तो हमें दिख रहा है कि दिया हुआ है 3 एम्पियर करंट, तो करंट 3 एम्पियर हो जाएगा, करंट 3 एम्पियर हो जाएगा, और वोल्टेज यहाँ दिया हुआ है 12, मतलब पहले जो था वो भी 3 एम्पियर था, बाद में भी जस्ट स्विच क्लोज होने के बाद भी 3 एम्पियर होगा। और उसी तरह से जस्ट स्विच क्लोज होने के बाद वोल्टेज भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये अपोज करता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, ये चेंज इन करंट को अपोज करता है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें डी आई बाई डी टी निकालने बोल देते तो, अगर डी आई बाई डी टी निकालने बोल देती तो फिर हम वोल्टेज लेके चलते कि स्विच क्लोज हो गया तो क्या कर कैसे, तो वोल्टेज हम लेके चलते कि 50 इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, इस तरह से हम ले चलते एट टी इक्वल टू जीरो प्लस पे, अगर हमें डी आई बाई डी टी चेंज इन करंट वगैरह निकालने बोलता तो, है ना। तो इसमें लेके चलते हैं यहाँ पे आई इंटू आर करते हैं, आई इंटू आर करते हैं, यहाँ पे आई इंटू वी एल इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी करते हैं, ठीक है। एल की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ 2 कर देते हैं, प्लस वी सी तो हमें पता ही है 12 वोल्ट है ना। आई आर यहाँ यहाँ 10 हो जाता है आर की जगह पे, आई 3 है, 3 हो जाता है तो 30 प्लस यहाँ 50 इक्वल टू 30 प्लस 2 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस 12, यहाँ से हम डी आई बाई डी टी उलट पुलट करके निकाल लेते, तो ऐसे भी। लेकिन यहाँ सिंपल पूछा गया कि करंट और वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी, तो इनिशियल और फाइनल में सेम होता है, सॉरी इनिशियल फाइनल नहीं, बट जीरो प्लस और जीरो माइनस पर सेम होता है, तो वही चीज यहाँ दे दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर में हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, इसमें करंट लीड्स करता है, करंट लीड करता है, आई लीड होता है, और वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज लैग करता है ना। तो कितना लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है। तो आई एम कॉस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा, वी एम कॉस वी एम, ये तो नहीं होगा, वी एम कॉस ये भी नहीं होगा। देखिए आई वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस 30। देखिए इसमें हम ये भी कर सकते हैं ना कि करंट लीड करता है, या ये कर सकते हैं वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज लैग करता है, तो वोल्टेज लैग करता है तो वोल्टेज लैग करता है तो माइनस मतलब करंट की जितनी होगी उसमें माइनस 90 कर देंगे, है ना। हाँ, जो करंट का एंगल होगा उसमें हम -90 कर देंगे तो वोल्टेज का एंगल निकल जाएगा, वोल्टेज का एंगल ये निकल जाएगा ना। तो इसमें हम 90 कर देंगे, और वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये साइन है ना, एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिंक्रोनस मोटर इज जनरली सब्जेक्टेड टू अ स्टेप इंक्रीज इन मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड हम अगर बढ़ा देते हैं तो ऑसिलेटरी ऑसिलेशन हो जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन हम लोग जानते हैं कि लोड बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, ऑसिलेशन हंटिंग शुरू हो जाता है ना, लोड बढ़ाने से ऑसिलेटरी मोशन हो जाता है, टू एंड फ्रो होने लगता है। अचानक लोड बढ़ाने से, अचानक लोड घटाने से, तो उसको हंटिंग कहते हैं। तो डायरेक्ट डेफिनेशन से पूछ दिया है। चलिए, ओ, ओ,
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। व्हाट इज द क्रिटिकल फैक्टर इन सेलेक्टिंग बिटवीन ओवर एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन? अंडरग्राउंड, ये देखो, ये आप बस बिना पढ़े भी आप लगा सकते हो। ओवर एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के लिए क्या हम ध्यान रखेंगे? तो कलर ऑफ द कंडक्टर क्यों ध्यान रखेंगे? सॉइल टाइप ऑफ एरिया क्यों ध्यान रखेंगे? लेंथ ऑफ कंडक्टर हम क्यों ध्यान रखेंगे? ऑब्वियसली एस्थेटिक एनवायरनमेंट कंसीडर हम करेंगे, कैसा एनवायरनमेंट है ना। चलिए 29वां सवाल। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हैव हायर लीकेज रिएक्टेंस देन स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर। असर्शन ये दिया है और रीजन बोल रहा है कि लीकेज रिएक्टेंस स्टेबलाइजर, लीकेज रिएक्टेंस स्टेबलाइज करता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है हाई लीकेज, या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हाई लीकेज होता है ना। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में तो हाई लीकेज होता ही है, ये सही है। लेकिन हाँ, नॉर्मल जो पावर ट्रांसफार्मर है उसमें हम लोग लीकेज रिएक्टेंस कम रखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में लेस लीकेज रिएक्टेंस, लेस लीकेज रिएक्टेंस क्यों कम रखते हैं? क्यों कम रखते हैं? ताकि वोल्टेज ड्रॉप कम हो, वोल्टेज ड्रॉप कम हो, इसीलिए हम पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम रखते हैं ना। लेकिन यहाँ हम ज़्यादा रखते हैं जानबूझकर। अब ये रीजन बोल रहा है कि लीकेज रिएक्टेंस स्टेबलाइजिंग द वेल्डिंग आर्क बाय लिमिटिंग शॉर्ट सर्किट करंट, कि लीकेज रिएक्टेंस होता है वेल्डिंग आर्क शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट कर देता है। तो हाँ बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है ना कि मेटल जब ये इलेक्ट्रोड से किसी मेटल पेस्ट को टच होता है तो ये शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बन जाता है, और शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बन जाता है तो आई बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है। अब करंट बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बनता है और करंट बढ़ जाता है। अब करंट बढ़ जाता है तो ट्रांसफार्मर जल सकता है, या फिर आर्क भी डीस्टेबलाइज हो जाएगा, आर्क डीस्टेबलाइज स्टेबलाइज, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग लीकेज रिएक्टेंस को जानबूझकर उसमें ज्यादा लीकेज रिएक्टेंस रखते हैं, ताकि ये क्या होता है ना कि करंट को रिड्यूस कर देता है, करंट को लिमिट कर देता है ना, जिससे आर्क स्टेबलाइज होता है, आर्क स्टेबलाइज हो जाता है। समझ गए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द फॉल्स अबाउट ड्रेन एंड ट्रांसफर? देखिए, ड्रेन और क्या बोल रहा है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना। तो देखिए अपन ड्रॉ करते हैं पहले ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर, इसमें अपन कुछ याद करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि जेफेट का क्या क्या होता है पहले ये देखते हैं। चलिए, जेफेट में क्या होता है कि ये इस तरह से होता है ना। यहाँ यहाँ रिवर्स बाइस लगाते हैं, यहाँ रिवर्स बाइस लगाते हैं, यहाँ अपना फॉरवर्ड बाइस लगाते हैं, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है। तो VGS, अगर हम VGS प्रोवाइड करेंगे, VGS हम प्रोवाइड करेंगे, VGS बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइस है, यहाँ पे ये विथ है, ये पी चैनल है मान लीजिए। तो अगर हम यहाँ रिवर्स वाइज लगाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि रिवर्स वाइस में विथ बढ़ता है तो एन चैनल विथ बढ़ता है, तो ये मतलब सॉरी पी चैनल विथ बढ़ता है तो एन चैनल रिड्यूस होता है, और ये जो इधर से कंडक्शन हो रहा था वो कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम VGS को, अगर हम VGS को जीरो कर देते हैं, है ना, और VDS प्रोवाइड करते हैं तो फिर कंडक्शन होने लगता है और सोर्स टू ड्रेन जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, सोर्स टू ड्रेन इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है सोर्स टू ड्रेन, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोर्स टू ड्रेन, सोर्स टू ड्रेन, और करंट फ्लो होता है, करंट ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन सोर्स, है ना। अब चलिए अब इसमें ग्राफ देख लेते हैं कि VGS अब रिवर्स में, इसमें ये देखिए, ये ID है ना, ये है VP, माइनस में होगा, ठीक है। तो ये है हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ID है, ठीक है। ये ID ऐसा ऐसा रहेगा। तो वेन भी अब इसमें क्या है, और ये VGS और VGS है ये, ठीक है। और ये अब अपन देखेंगे, ये है हमारा, अरे सॉरी 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 लॉर्ड, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स और ये है ड्रेन। मैं पहले ड्रेन याद है ना मुझे, इसीलिए ड्रेन लिखा गया। मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ से ये ऐसे आता है लिनियरली और फिर सैचुरेशन में चल जाता है, सैचुरेशन ये आता है, ऐसे आता है, ऐसे ऐसे, और ये जो होता है ये VP होता है ना। और ये क्या है, यहाँ पे ये VP था, ये VGS था, ये VGS और ID के बीच में बनता है, और ये भी ID और
VDS के बीच में बनता है। यहाँ से DS है तो यहाँ से ड्रेन याद रखना है, ठीक है ना, VDS। और VGS है तो ये ट्रांसफार्मर कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। ये जो होता है ये लीनियर रीजन होता है, लीनियर रीजन। और ये जो होता है ये सैचुरेशन रीजन होता है ना, ये सैचुरेशन रीजन हो जाता है। इसमें फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन आता है, IDS इक्वल टू IDSS 1, ये एकदम डायरेक्ट आता है, 1 - VGS/VP। इसको याद कर लेना फिर। इसमें और कुछ कुछ याद, इसमें देखिए, एन चैनल होगा ना, एन चैनल में VGS निगेटिव होगा हमेशा, ठीक है, एन चैनल में VGS निगेटिव और VDS पॉजिटिव। लेकिन अगर पी चैनल होगा तो VGS पॉजिटिव और VDS निगेटिव। अब मॉसफेट में आ जाओ, मॉसफेट में क्या होता है, दो तरफ होता है, डिप्लीशन और इनहेंसमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें डिप्लीशन विथ, इसमें डिप्लीशन लेयर होता है, यहाँ डिप्लीशन लेयर नहीं होता है, बनाना पड़ता है। अब डिप्लीशन विथ में क्या होता है, दोनों होता है, इनहेंसमेंट भी होता है और डिप्लीशन भी होता है। चलिए उसको कभी और पढ़ा जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा गलत है। ठीक है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स गिव द रिलेशन बिटवीन आइडियाज। देखिए VDS के बीच में आइडियाज एंड VDS, तो ये सही है, सही है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FET हैव ओमिक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोला है दोस्तों, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन, बैकग्राउंड रीजन नहीं, ये तो हमारा इसमें हो जाता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो ये गलत हो गया। यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। द ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टर ऑफ एपीटी आर स्टैटिक, सही है। ट्रांसफर कैरेक्टर गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन आईडी एंड VGS पर, बिल्कुल सही है यार। चलिए,